हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप लर्निंग विद बीबीसी में आपका स्वागत करते हुए। और आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो बताइए, अच्छी बात है, करिए। नहीं कर रहे तो करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम तो होंगे, चाहे जो पेपर हो गया, स्टेट एग्जाम हो गए या फिर क्लासेस के एग्जाम हो गए, सभी होंगे। हम लोगों ने इससे पहले जो कुछ पढ़ा, यानी कि बात करें हम लोग कल जो पढ़े थे या इससे पहले जो हमने क्लास किया था, वो हम लोगों ने किया था डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे कौन कौन से अंग हैं या ऐसे कौन कौन से एंजाइम हैं या ऐसे कौन कौन से ग्रंथि हैं जो हमारे पाचन तंत्र में भाग लेते हैं, पाचन में सहायक होते हैं। इससे हमने बात किया कि अंगों में जो हम लोग पढ़े थे, क्या मुख पढ़े थे, दूसरा क्या था, मुख गुहा था, तीसरा ग्रसनी थी, चौथा ग्रास नली हो गया, और पांचवा हम लोग पढ़े थे क्या, अमाशय यानी स्टमक के बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन किए थे कि स्टमक और गर्सिका के बीच जो यानी कि यहाँ वाल्व पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, या फिर यहाँ वाल्व क्या पाया जाता है उसे बोलते क्या है, यानी कि अमाशय जो हो गया, अमाशय और गर्सिका के बीच जो यानी कि यहाँ पर एक वाल्व पाई जाती है उसका नाम क्या है, या आंत और छोटी आंत और अमाशय के बीच जो यानी कि जो वाल्व पाया जाता है जिससे भोजन क्या करे, आंत से अमाशय में ना आ सके वापस, उसका नाम क्या है, या अमाशय से गर्सिका में वापस भोजन ना जाए, इसका क्या नाम होता है, ये मैंने अगली वीडियो में बढ़िया से बता दिया था। और गर्सिका की लंबाई कितनी होती है, या गर्सनी का कार्य क्या होता है, मुख गुहा का कार्य क्या होता है, मुंह का कार्य क्या होता है, मैंने ये सब बता दिया था। आज डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ेंगे एंजाइम में कुछ पार्ट, जिसे लाइपेज एंजाइम हो गया। आज हमारा जो विषय है वो है क्या, लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम, सॉरी थोड़ी खांसी आ रही है। लाइपेज एंजाइम क्या होता है? लाइपेज एंजाइम ये क्या करता है, वसा को पचाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को पचाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। ये प्राय 3 भागों में बटे होते हैं। अगर आपसे पूछे कि लाइपेज एंजाइम कितने भागों में बटे होते हैं, तो 3 भागों में बटे होते हैं। वो कौन कौन से? ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड। जो बात करें हम लाइपेज प्राय 3 भागों में बटा होता है। लाइपेज का कार्य क्या होता है? लाइपेज का कार्य वसा को पचाने में करता है। वसा बोले तो फैट को पचाने में काफी ज्यादा सहायक होता है। ये प्राय 3 भागों में बटा होता है। इसके 3 भाग होते हैं, तीन भाग होते हैं, तो 3 भाग में बटे होते हैं। पहला क्या नाम होता है इसका? ट्राइग्लिसराइड होता है। क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड होता है। ट्राइग्लिसराइड। दूसरा क्या हो जाएगा? ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा वसीय अम्ल। और तीसरा हो जाएगा मोनोग्लिसराइड। तीसरा हो जाएगा क्या? मोनोग्लिसराइड। ये इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 भागों में बटा होता है। जो HCl की बात करें, हमने पहले बताया आपको, HCl इतना खतरनाक होता है, इतना खराब होता है, इतना खतरनाक होता है, जो अमाशय को काट सकता है। अमाशय को काट सकता है। मैंने पहले ही बताया ना कि अमाशय को काट सकता है। अगर हमारे अमाशय में कोई पदार्थ नहीं है, कुछ समय हो गया खाए हुए और सब वो पाचन हो गया, अगर पदार्थ नहीं है तो ये HCl क्या करेगा? आक्रमण करेगा और अमाशय को काटने को स्टार्ट करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए काट भी नहीं पा रहा है, तो इसमें एक है म्यूकस सेल, यानी अमाशय में, यहां आपसे बता दें, यहां अमाशय की थोड़ी स्ट्रक्चर छोटी सी बना देते हैं हम। ऐसे ये अमाशय, यानी जो HCl है, ये HCl में यानी कि ये क्या होता है कि अगर भोजन नहीं रहा तो यहां से यानी ये रस क्या करता है, HCl क्या करता है, भोजन की दीवार को काटने को स्टार्ट कर देता है। लेकिन काट क्यों नहीं पाता है? इसमें एक म्यूकस सेल होता है, यानी कि एक म्यूकस सेल होता है। ये म्यूकस सेल क्या करता है कि HCl से बचाता है। ये म्यूकस से एक रस निकलता है, एक जूस निकलता है, जिसे म्यूसिन बोलते हैं। म्यूसिन जूस निकलता है, रस निकलता है, जो अमाशय की दीवार पर, ये अमाशय की बाहरी दीवार पर जो हम कलर कर रहे हैं, अमाशय की दीवार पर जाके चिपक जाता है, जिससे HCl को आक्रमण करने से बचा लेता है। HCl काट नहीं पाता है।
ठीक है। आगे से होता है कि जो अब एक इसमें बात करते हैं सेल की बात करते हैं, इंट्रोक्राइन सेल, इंट्रोक्राइन सेल की बात करते हैं। ये एक इससे एक गैस्ट्रिक हार्मोन क्या होता है, गैस्ट्रन हार्मोन रिलीज होता है जो शरीर में हमें भूख लेने की संकेत देता है। यानी हमें जब भूख लगता है, आभास होता है कि हमें क्या है, भूख लगा, आभास हुआ है कि यानी हमें जब आभास होता है कि हमें भूख लगा है, आभास होता है भूख लगा, संकेत कौन देता है, ब्रेन का, यानी कि मेडुला संकेत देता है। हमें आभास लगा है कि आभास हो रहा है कि हमें भूख लगा है। ऐसे कौन सा जो हार्मोन है या ऐसा कौन सा सेल है जो हमें ये आभास भी कराता है ब्रेन के साथ में कि हमें भूख लगा है, तो गैस्ट्रॉन हार्मोन एक होता है जो इंट्रोक्राइन सेल के में होता है, गैस्ट्रन हार्मोन जो हमें आभास कराता है कि मुझे, यानी कि हमें भूख लगी है। तो यहां आप लिख सकते हैं, यहां लिखिएगा आप, देखिए यहां पे यानी ये आभास करता है इंडोक्राइन सेल, इंट्रोक्राइन सेल, ये एक इसमें एक हार्मोन पाई जाती है जिसे हम गोस्ट्रन हार्मोन कहते हैं, गोस्ट्रन हार्मोन नाम है इसका। ये क्या करता है, ये हमें आभास दिलाता है, ठीक है, कि भूख लगी हुई है, हमें भूख लगा हुआ है, ठीक है। जो ये HCl, अब बात करें भोजन, अमाशय में HCl, अमाशय की दीवारों पर जाकर क्या करता है, चिपक जाता है, जो ये HCl होता है, और काटने स्टार्ट कर देता है। जिससे मैंने बताया मुझे दर्द होने लगता है, जिससे आप लोग को, यानी कोई भी भूख लगा जिसको, ये हो गया। इंट्रोक्राइन जो सेल होता है, इसमें एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन होता है जो हमें भूख लगने का संकेत या आभास कराता है। ये इसे आप लिख लीजिएगा। लाइपेज एंजाइम कितने प्रकार या कितने भागों में बटे होते हैं, तो लाइपेज एंजाइम प्राय 3 भागों में बटे होते हैं, ट्राइग्लिसराइड, वसीय अम्ल और मोनोग्लिसराइड। इसका ये हो गया। लाइपेज का कार्य क्या होता है, लाइपेज एंजाइम का, तो प्राय ये वसा यानी फैट को पाचन करने में सहायक करता है। इंट्रोक्राइन सेल का कार्य क्या है, तो इंट्रोक्राइन में सेल में एक गोस्ट्रन नामक हार्मोन होता है जो प्राय बाद में क्या हमें संकेत देता है कि भूख हमें बॉडी में लगा हुआ है। आप डालेंगे अगली पॉइंट, HCl के कार्य। यहां हम पढ़ते हैं HCl के कार्य क्या होते हैं। मौसम परिवर्तन, बात करते हैं HCl के कार्य। आप ऐसे लिखेंगे HCl के कार्य क्या होते हैं। HCl के कार्य मैंने बताया, अभी तो मैंने नुकसान बताया था कि ये अगर क्या होगा बॉडी में, अगर यानी कि अमाशय में है और भोजन नहीं रहा, अमाशय की दीवार पे जाके चिपक जाएगा और उसके बाद क्या करेगा, ये उसकी दीवार को काटने लगेगा, जिससे मुझे ये आभास होगा कि मुझे भूख लगी, यानी दर्द हुआ है, दर्द होने लगेगा, ये आभास होगा भूख लगेगी। तो ये सब चीजें आज इसके पढ़ेंगे कि HCl के कार्य क्या होते हैं। ये भोजन की बात करें, ये भोजन को प्राय अम्लीय बनाता है। किस में बनाता है, तो भोजन को अम्लीय बनाता है। क्या करता है, भोजन को अम्लीय प्रदान करता है, अम्लीय माध्यम में बनाता है, प्रदान करता है। कौन, HCl। किस माध्यम में, तो अम्लीय माध्यम में, ठीक है। और फिर भोजन में जो उपस्थित जीवाणु होते हैं उन्हें क्या करता है, जो खराब जीवाणु हो गए, बैक्टीरिया हो गए, उन्हें मारने का कार्य करता है। भोजन में उपस्थित समस्त की बात है, भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीवों तथा जीवाणुओं वो को नष्ट करने का कार्य करता है। कौन, तो HCl। भोजन में उपस्थित सूक्ष्म जीव तथा जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। और आपसे बात करें, जो जठर रस होता है, हमने बताया था आपसे इससे पहले कि आप, यानी कि ये जो अमाशय हो गया, इस अमाशय की दीवारों पर क्या होते हैं,
4 करोड़ से भी ज्यादा जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे जठर रस का निर्माण होता है। और ये अम्लीय होता है। अम्लीय क्यों होता है? क्योंकि ये HCl के कारण क्या होता है, ये रस अम्लीय हो जाते हैं। जो इसमें जठर रस है या जठर ग्रंथि है, जठर रस अगर ये निष्क्रिय हो गया, ठीक है, जठर रस ये निष्क्रिय हो गया तो निष्क्रिय मतलब काम करना बंद कर देगा, तो ये HCl क्या करेगा, ये HCl क्या करेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, इसे सक्रिय करने का कार्य करता है। किसे? इस जठर रस को अगर निष्क्रिय हो गया है तो सक्रिय करता है। कौन करता है सक्रिय? तो HCl करता है। कौन करता है? तो HCl। किसमें? अमाशय में उपस्थित जठर रस जो एंजाइम होते हैं, यानी निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय में करता है कौन? HCl। भोजन में उपस्थित सभी जो जीवाणु है, यानी कि खराब जीवाणु है जो हमारे नुकसान पहुंचा सकते हैं, उसे मारने का कार्य करता है कौन? HCl। भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान कौन करता है? तो HCl। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें अगर आपसे बात करें अमाशय में, लगभग अगर बात करें अमाशय में प्रत्येक दिन में कितने यानी कि जठर रस या जठर रस का निर्माण किया जा सकता है, करता है। अमाशय जो है, अमाशय प्रत्येक दिन पर डे 1 लीटर टू 3 लीटर, यानी 1 लीटर से 3 लीटर जूस या रस क्या करता है? जठर रस का निर्माण करता है। गैस्ट्रिक जूस का निर्माण करता है, यानी जठर रस का निर्माण करता है कौन? गैस्ट्रिक जूस का निर्माण अमाशय ने स्टोमक में प्रत्येक दिन 1 पॉइंट या प्रत्येक पर डे 1 से 1 टू 3 लीटर, 1 से 3 लीटर प्रत्येक दिन निर्माण करता है। ठीक है, ये चीज अगर आपसे पूछें कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो अमाशय की लंबाई कितनी होती है, हमको इससे पहले बता दिए थे। अमाशय की लंबाई कितनी होती है, तो हमने बताया था कि अमाशय की लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास होती है। किसी बुक में 25 होता है, किसी में 30 होता है। इसकी चौड़ाई की कोई सीमा नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना भोजन आप करेंगे या खाएंगे उतना क्या होगा, बढ़ता घटता जाएगा। ठीक है, अब यहां बात करते हैं अगला, पित्त का कार्य क्या होता है। जैसे पित्त की बात करें तो पित्त का कार्य क्या है, या चलिए जठर रस के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा पित्त के बारे में बाद में बात करते हैं, जठर रस के बारे में बात करते हैं। इसे मिटा देते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा आप। जठर रस में क्या होता है कि जैसे जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, तो आप इसमें डालेंगे क्या, जठर रस। जठर रस यानी कि क्या, गैस्ट्रिक हार्मोन। गैस्ट्रिक जूस होगा, सॉरी हमसे हो गया, जूस हो जाएगा। गैस्ट्रिक जूस की बात करें या गैस्ट्रिक हार्मोन्स की बात करें तो ये, सॉरी हार्मोन नहीं होगा, यहां गैस्ट्रिक जूस होगा, गलती से निकल गया, सॉरी इसके लिए। गैस्ट्रिक जूस या गैस्ट्रिक रस की बात करें, जठर रस की बात करें, ये प्राय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। आपसे कोई पूछे कि गैस्ट्रिक जूस जो है या गैस्ट्रिक जो रस है, जठर रस कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? जठर रस प्राय 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जैसे उसमें क्या है, पेप्सिनोजन। आप यहां पहला लिखेंगे क्या, पेप्सिनोजन। ठीक है, पेप्सिनोजन क्या होता है, यह सक्रिय अवस्था, यानी कि जो ये निष्क्रिय अवस्था होती है, किसकी, जो निष्क्रिय अवस्था में स्रावित होता रहता है, क्या, ये पेप्सिनोजन हार्मोन। ठीक है, जो HCl का प्रभाव से सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। देखिए जो निष्क्रिय अवस्था होती है पेप्सिनोजन की, ठीक है, और ये स्रावित होते रहते हैं, कौन, ये पेप्सिनोजन हार्मोन। ठीक, और ये फिर क्या होता है, HCl के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, तो HCl के प्रभाव से, ये HCl के प्रभाव से पेप्सिन में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं या स्रावित करने लगते हैं, पेप्सिन में बदल देते हैं। पेप्सिन में बदल देता है, कौन बदलता है, तो HCl पेप्सिनोजन को
पेप्सिन में बदल देता है और फिर सक्रिय माध्यम में इसको स्रावित करने लगता है, क्योंकि ये पहले निष्क्रिय माध्यम में स्रावित होता है और जैसे HCl मिलता है उसे बदल किस में देता है, पेप्सिन में बदल देता है और ये फिर क्या, इसे सक्रिय कर देता है। ठीक है, पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। जितने भी उपस्थित भोजन में जितने भी प्रोटीन होते हैं, यानी क्या होता है, ये पेप्सिन भोजन में उपस्थित समस्त प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। किसी में पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। समझ गए? यानी कि ये पेप्सिन का कार्य, पेप्सिन क्या होता है कि HCl से मिलता है, पेप्सिन भोजन क्या होता है कि HCl से मिलता है, पेप्सिन में बदल देता है और ये फिर सक्रिय माध्यम हो जाता है और ये फिर क्या होता है, जैसे भोजन में उपस्थित जो प्रोटीन होते हैं उसे पेप्टोन में बदल देता है। कौन? ये और ये मिलके। ठीक है, आगे आपसे बात करें प्रोरेनिन हार्मोन या प्रोरेनिन, ये आगे दूसरा प्रोरेनिन। इसका कार्य क्या होता है, आप देखेंगे निष्क्रिय प्रोरेनिन HCl के प्रभाव से सक्रिय रेनिन में बदल देता है। यानी कि बात करें जो निष्क्रिय प्रभाव होता है, पहले हम लोग पढ़े तो जो क्या पेप्सिनोजन पढ़े, ये भी निष्क्रिय रहता है और जैसे ये मिलता है HCl से ये सक्रिय में हो जाता है, इसे पेप्सिन में बदल देता है और पेप्सिन जैसे ही भोजन में उपस्थित प्रोटीन होता है उसे क्या बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। उसी प्रकार से प्रोरेनिन क्या कर रहा है, ये निष्क्रिय माध्यम में होता है और जैसे HCl से मिलता है ये सक्रिय हो जाता है और ये किसमें बदल जाता है, तो रेनिन में। ये प्राय जब HCl से मिलता है, जब ये HCl से मिलता है तो सक्रिय हो जाता है और जैसे सक्रिय होता है ये इसमें रेनिन में बदल देता है, रेनिन में, और फिर क्या होता है, पाचन होता है। समझ गए? यानी कि प्रोरेनिन क्या कर रहा है, HCl से मिलकर सक्रिय माध्यम में हो जाता है और ये अपने आप को किसमें बदल देता है, तो रेनिन में बदल देता है और ये फिर क्या करता है, पाचन करने की क्रिया करता है। समझ गए? और इसके बात करें फिर जैसे दूध में जो क्या होते हैं प्रोटीन, यानी कि क्या होते हैं, केरोटिन प्रोटीन होते हैं ना, या केसिन प्रोटीन होते हैं। केसिन प्रोटीन को क्या है, पैरा केसिनेट में बदल देता है। अब देखिए क्या करता है, ये क्या करता है, रेनिन क्या करता है, जो इसमें केसिन प्रोटीन होता है, क्या केसिन प्रोटीन को किसमें बदलता है, तो किसमें बदलता है, पैरा केसिनेट में बदल देता है। कौन बदलता है, तो रेनिन क्या करता है, केसिन प्रोटीन को जो दूध में उपस्थित होता है वो पैरा केसिनेट में बदल देता है। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोरेनिन क्या होता है, किससे मिलकर सक्रिय होता है, तो HCl से मिलकर सक्रिय होता है, किसमें बदल जाता है, तो रेनिन में बदल जाता है और रेनिन जब केसिन प्रोटीन से मिलता है तो किसमें बदल जाता है, तो पैरा केसिनेट में बदल जाता है। अब पैरा केसिनेट यानी कि केसिन प्रोटीन कहां पाया जाता है, तो केसिन प्रोटीन प्रायः दूध में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करें हम लाइपेज के बारे में कुछ बता ही दिया था, जैसे क्या ये HCl के साथ में प्रभाव में आता है, कार्य करता है, उसमें हल्की जो वसा होती है ये वसी अम्ल में से बदल देता है, जैसे गिल्सराल, यानी जो गिल्सराल होता है वही गिल्सराल में बदल देता है। देखिए आप लाइपेज आप इसमें लिखेंगे लाइपेज क्या होता है, या HCl के प्रभाव को दूध में उपस्थित हल्की वसा यानी जो क्रीम होती है, हल्की वसा यानी को वसीय अम्ल में यौग गिल्सराल में बदल देता है। किसमें, गिल्सराल में बदल देता है, कौन बदलता है, तो लाइपेज किससे मिलता है, तो HCl से मिलता है और ये फिर क्या करता है, हल्की वसीय अम्ल में बदल देता है और ये साथ में किसमें, गिल्सराल में बदल देता है। अमाशय में अगले की बात करें, अगले टॉपिक में यहां बात करेंगे हम, अमाशय से बाहर
निकले हुए भोजन को काइम कहते हैं। काइम अगर आपसे क्या कहें, काइम। अब अमाशय से बाहर कैसे निकलेगा, अब आपको बताते हैं, देखिए। काइम, काइम, काइम अर्थात जो ये अमाशय है, ये अमाशय है, अमाशय, ये अमाशय क्या होता है, यानी कि इसे शरीर से ग्रास नलिका में अमाशय भोजन आती है, और ये क्या होता है कि ये जाके फिर कहाँ जाती है, तो आंत में जाती है, यानी कि छोटी आंत। छोटी आंत में जो भोजन जाती है अमाशय से होकर, छोटी आंत में जो भोजन जाती है अमाशय से होकर, उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। काइम किसे कहते हैं, तो अमाशय से जो भोजन छोटी आंत में जाती है उसे हम क्या कहते हैं, काइम कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है, काइम। काइम का जो पाचन होता है वो ग्रहणी एवं छोटी आंत, यानी कि यही ग्रहणी की बात करें, आंत में होता है, आंत यानी छोटी आंत में होता है। आपसे पूछा जाएगा कि काइम का पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। काइम का निर्माण कहाँ होता है, तो अमाशय में होता है। काइम किसे कहते हैं, तो अमाशय से जो भोजन निकलता है या जो पदार्थ निकलता है उसे हम काइम कहते हैं। काइम एक लुगदी नुमा होता है, यानी कि वो पिसा हुआ होता है, लुगदी, वो पिस जाता है जब, यानी कि क्या भाई डाइजेशन होगा, मशीन की जाएगी रहेगी तो पिस जाएगा और लुगदी नुमा बन जाएगा, उसी लुगदी को हम क्या बोलते हैं, काइम कहते हैं। अब अगला यहां आप डालेंगे ग्राहणी में पाचन। ग्राहणी में पाचन, अब ग्राहणी बोले तो आंत में पाचन, आप डालेंगे ग्राहणी में पाचन। ग्राहणी में पाचन, ठीक है। यहां पाचन क्षारीय माध्यम में होता है। देखिए हमने ये बताया था, अमाशय में कैसा होता है, अमाशय में प्रायः अमाशय में अम्लीय होता है। अम्लीय कौन बनाता है, तो HCl बनाता है। और ग्रहणी में कैसा होता है, तो क्षारीय होता है। क्यों, क्योंकि इसका मतलब यह है, जो पैरामीटर हम बनाए हैं ये 7 हो गया, 7 के नीचे अगर होगा तो अम्ल रहेगा, और 7 के ऊपर जाएगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 रहेगा तो उदासीन रहेगा, ये हमने बताया था। तो 7 के नीचे अम्ल और 7 के ऊपर क्षारीय, ये क्षारीय हो जाता है। ग्राहणी में पाचन क्या होते हैं, जो आंत में पाचन जो होता है किस प्रकार से होता है, तो क्षारीय होते हैं। और ग्राहणी में पित्त वाहिनियां द्वारा पित्त एवं अग्नाशयी वाहिनियों द्वारा अग्नाशयी रस का स्राव होता है। अब पित्त की बात करें, पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है, पित्त रस होते क्या है, ये सब चीज का हम आपको अभी कुछ अगली वीडियो में बताएंगे कि पित्त रस क्या होता है, पित्त रस का कार्य क्या होता है, ये सब चीजों में पित्त रस। अब जो पित्त रस ग्राहणी, यानी ग्राहणी बोले तो आंत में पित्त वाहिनियों द्वारा पित्त रस जाता है और अग्नाशयी वाहिनियों द्वारा अग्नाशयी रस जाता है, जिससे क्या होता है, पाचन क्रियाएं होती हैं। आज का क्लास बस यहीं तक। वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसको लर्निंग विद बीबीसी को, और जैसा वीडियो लगा वैसा आप कमेंट करिए। धन्यवाद, जय हिंद।